हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब आने वाले 7 सितंबर से कौन कौन सी स्थितियां बनने वाली हैं। अब ये जो समस्याएं देखने को मिलने वाली हैं वो कौन सी हो सकती हैं, क्या सावधानी हो सकती है, सभी कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रहण कब लगेगा, ग्रहण के सभी विषय में जानेंगे, ग्रहण के बारे में जानेंगे। ये जो फल हम समझने वाले हैं, तो ये जो ग्रहण लगने वाला है 7 सितंबर को, आप लोग ने सुना ही होगा, तो उसका क्या प्रभाव होगा उसके बारे में जानेंगे। पहले ग्रहण के बारे में, फिर क्या हमारे राशि के अनुसार, लग्न के अनुसार प्रभाव होगा वो जानेंगे, और फिर क्या उपाय, क्या बचाव होगा वो भी जानेंगे। तो ये तीनों विषयों में हम चर्चा करेंगे, ग्रहण, राशिफल और उपाय। तो ग्रहण में क्या क्या समझेंगे, आइए समझते हैं। ग्रहण में हम समझेंगे ग्रहण कब होने वाला है, यानी 7, और ग्रहण का प्रारंभ काल यानी कि शुरू कब से होगा, पूरा कब होगा, सूदक कब लगेगा, कुछ नियमों के बारे में भी हम संक्षेप में जानेंगे, और ये ग्रहण कहाँ कहाँ लगेगा संक्षेप में ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ये ग्रहण 7 सितंबर को लगने जा रहा है। 7-8 सितंबर दोनों दिन रहेगा, और ग्रहण ये रात में 9:57 में प्रारंभ होगा, और इसका मध्य का जो समय होगा वो 11:42 पर होगा, और मोक्ष का समय यानी कि जो ग्रहण पूरा होगा जब, तो ग्रहण पूरा होने का समय होगा 1:26 पर, है ना, यानी कि मोक्ष हो जाएगा। और जब ग्रहण लगता है तो सूदक भी लगता है। तो ये चंद्र ग्रहण है, तो सूदक जो है तो दोपहर में लगने वाला है 12:57 में 7 सितंबर को, क्योंकि चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूदक लगता है, और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले, और सूर्य ग्रहण जल्द ही होने वाला है, यानी कि 21 सितंबर को ही इसी महीने में होने जा रहा है। और ये जो ग्रहण है प्रिय दर्शकों संपूर्ण भारत में दिखाई देगा, और देखा जाए तो संपूर्ण यूरोपीय और संपूर्ण एशियाई देशों में ये ग्रहण दिखाई देने वाला है, और इसके जो नियम हैं सभी जगह जहाँ जहाँ दिखाई देगा लागू होंगे। क्योंकि आप यदि जानना चाहते हैं कि हमारे देश में है कि नहीं, तो आप डिटेल में देख सकते हैं, पर यहाँ हम राशिफल की विशेष चर्चा कर रहे हैं तो हम संक्षेप में ही चीज़ों को समझ रहे हैं। रही बात कि ये कहाँ कहाँ लगेगा और कब प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा, सूदक कब लगेंगे, हमने ये भी जान लिया। अब ग्रहण के हम संक्षेप में नियम जान लेते हैं, मुख्य रूप से, जो कि डिटेल में इसके बहुत सारे नियम होते हैं ग्रहण के, परंतु हम संक्षेप में यहाँ चर्चा करेंगे। तो एक तो ये कि आप ग्रहण से पहले अपने घर में जो भी पेय पदार्थ हो, जैसे कि जल हो गया, है ना, और दूध हो गया, इत्यादि इत्यादि जो भी लिक्विड चीज़ें हैं, पेय पदार्थ हैं, उनमें आप कुसा पहले ही डाल दीजिए सूदक लगने से, यानी 12:57 से पहले ही, जिससे स्वच्छ रहें, शुद्ध रहें, और फिर आप इन्हें बाद में यूज भी कर सकें। ऐसी सभी चीज़ों में आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने मंदिर को ढक देना चाहिए, भगवान को ढक देना चाहिए, और मूर्तियों को, शास्त्रों को नहीं छूना चाहिए। आपको क्षौर कर्म से बचना चाहिए, यानी कि बाल काटना, नाखून काटना इत्यादि। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर बड़ी मुख्य बात है, जो हमारी माताएं बहनें हैं, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, क्योंकि इस ग्रहण का प्रभाव जो है ना गर्भ में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। तो जो माताएं बहनें हैं, तो आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। वैसे सभी के लिए ये है कि घर से बाहर ना निकले, और ख़ासकर माताएं बहनें जो गर्भवती हैं उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना है, और गर्भ का पूरा ध्यान रखा जाए और गर्भ की सुरक्षा की जाए। इसके अलावा जो नुकीली चीज़ें हैं उनका यूज नहीं करना चाहिए, चाकू इत्यादि का यूज नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा आपको ग्रहण के समय, वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, परंतु आप अपने इष्ट के, अपने गुरु के मंत्रों का जप कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं, स्तोत्र इत्यादि जो कंठस्थ हों उनका भी आप पाठ कर सकते हैं, है ना, और जो जप है वो करमाला से करना चाहिए। तो ये कुछ नियम हैं, हमने कुछ ही नियमों की चर्चा की जो मुख्य रूप से ज़्यादातर लोग ध्यान दे पाते हैं।
बाकी और भी बहुत सारे नियम हैं, आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आप लोग कहेंगे यदि तो वीडियो भी इसके लिए अलग से बना देंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि ग्रहण के बारे में हमने तो समझ लिया। एक बात ग्रहण के बारे में और भी बहुत अच्छे से सुनिएगा। पहली बात तो ये कि ग्रहण ये गर्भ के लिए अच्छा नहीं है, मैंने अभी पहले बताया। दूसरी बात, चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगने जा रहा है, परंतु 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण भी लगेगा। एक ही महीने में दो ग्रहण, वो भी मन और आत्मा दोनों पीड़ित हो जाएंगे एक साथ, तो समझने वाली बात है। अब हम ज्योतिष की चर्चा करेंगे, ये भी ज्योतिष के अंतर्गत ही आता है ग्रहण इत्यादि। पर अब राशि फल की तरफ हम बढ़ते हैं कि वृश्चिक वालों के लिए कैसा क्या प्रभाव रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर विचारणीय विषय ये है कि कभी भी आपको ग्रहण के समय या ग्रहण से पहले जीवन में जो एक कहा जाए कि सूत्र है, जो लोग इस चीज़ को या तो अपने जीवन में उन्होंने देखा, अनुभव किया है, या तो हमारे जो पूर्वज हैं उनकी बातों पे हम विश्वास कर सकते हैं, करना ही चाहिए। जीवन में हमेशा कर्म अच्छे करिए और भगवान की सेवा करिए। यदि आप भगवत सेवा और अपने कर्मों को अच्छा करते हैं तो जीवन में ठीक है, उतार चढ़ाव तो आता ही है ना। कभी किसी के जल्दी आ गया, किसी के बाद में आ गया, आता ही है। तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है ये कुंभ राशि में लगेगा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा। इसके अलावा ये कुंभ राशि में लगेगा तो कुंभ राशि में पहले से ही राहु हैं, जिससे कि ग्रहण योग भी बनेगा, ग्रहण तो लगने ही वाला है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि यदि बुरा होने वाला है ग्रहण, अच्छा नहीं माना जाता वैसे भी, पर कुछ अच्छाई भी है। क्या अच्छाई है कि ये जो ग्रहण लगने जा रहा है ये पूर्वा भाद्रपद में लगने जा रहा है, जो कि देवगुरु बृहस्पति का है, तो इससे चंद्रमा को बल मिलेगा। इसके अलावा चंद्रमा और राहु की युति होगी, ग्रहण योग बनेगा, परंतु इसमें देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि होगी, जो कि अपने आप में श्रेष्ठ है। इससे चंद्रमा को बल मिलेगा। तो दो हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट हुई। एक और भी पॉजिटिव पॉइंट है, अच्छा है। क्या अच्छा है कि चंद्रमा को पक्ष बल प्राप्त होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है चंद्रमा के लिए। तो ये कुछ योग संयोग हैं जिनकी वजह से हम मान सकते हैं कि ये जो दुष्प्रभाव है उसको थोड़ा कम किया जा सकता है। यदि ये अच्छी स्थितियां नहीं होती तो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता था, जो कि ये ग्रहण अपने आप में समस्या का कारण बन सकता है काफ़ी लोगों के लिए। इसका प्रभाव पूरी दुनिया में होगा और इस जो ग्रहण की स्थिति बनने जा रही है, दो ग्रहण लग रहे हैं, इसके प्रभाव से संपूर्ण जनमानस को आपदाओं का, सरकारी क्षेत्रों को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी, सरकारों को लेकर चिंताएं, समस्याएं बढ़ेंगी, युद्ध जैसी स्थितियां बनेंगी और जीवन में देखा जाए तो उथल पुथल मचने वाली है लोगों के जीवन में। आने वाले 3 से 4 महीने के बीच में ये ग्रहण के प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं। अब हम समझते हैं कि वृश्चिक वालों के लिए कैसा ये स्पेशल होगा, ये अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या फल देने वाला। क्योंकि देखा जाए तो वृश्चिक वालों के लिए चंद्रमा बहुत ही अच्छे ग्रह माने जाते हैं, भाग्येश माने जाते हैं, और ये जो ग्रहण है आपके सुख भाव, चतुर्थ भाव में लगने जा रहा है। देखा जाए तो ये जो ग्रहण का प्रभाव है कहीं न कहीं तो आपके कामकाज को लेके बहुत अच्छा है। कामकाज को लेके आपको सफलताएं भी कार्यों में मिलेंगी और जीवन में आप ये भी देखेंगे कि अचानक कुछ लाभ भी मिलने। अब ठीक है, ग्रहण के दौरान कुछ दिनों तक भले समस्याएं हों, पर आने वाले समय में कुछ आपको लाभ भी मिलने वाले हैं, है ना। और ख़ासकर कामकाज को लेके हो सकता है कि चिंता चल रही हो, किसी तरह की टेंशन चल रही हो, तो वो सॉल्व हो सकती है। तो कामकाज को लेके, धन को लेके लाभ मिल सकता है आपको।
परंतु किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसे इस समय बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इस समय धोखा भी आपको मिल सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खासकर हृदय संबंधी या पैरों से संबंधित कोई तकलीफें हों तो विशेष ध्यान रखिए। आपको सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कामों को लेकर सावधान रहना है और ये नहीं सोचना है कि काम काज को लेकर अच्छी सूचना है तो आप भाग्य के भरोसे रहिए। इस समय भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से आपको कर्म अधिक करना पड़ सकता है, मेहनत अधिक पड़ सकती है, संघर्ष अधिक हो सकता है। हाँ, संघर्ष करने के लिए यदि आप तैयार हैं तो आपको सफलता भी मिलने वाली है। तो देखा जाए तो वृश्चिक वालों के लिए जो ग्रहण पड़ने जा रहा है और ग्रहण योग बनने जा रहा है, तो इसका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं वो ठीक ठाक है। ग्रहण जो पड़ने वाला है इसका प्रभाव ज़्यादातर राशियों के लिए नुकसानदायक है, पर वृश्चिक वालों के लिए कहा जाए कि अच्छा ही है, पूरी तरह से तो नहीं है, पर हाँ और अन्य राशियों के अनुसार ठीक ठाक है थोड़ा सा, तो लाभ भी मिलने वाला है। अब हम जानते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए। उपाय में भगवान भोलेनाथ की खूब आराधना करिए, जितनी भी आराधना कर सकते हैं अभिषेक करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए। वैसे भी ग्रहण के दौरान आपको ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, गुरु और इष्ट के मंत्रों का जप करना चाहिए और साथ में चंद्रमा ओम सोम सोमाय नमः या चंद्रमा के अन्य मंत्रों का, ओम सम शनिश्चराय नमः शनि के मंत्र या अन्य शनि के मंत्रों का, स्तोत्र इत्यादि का जप पाठ कर सकते हैं। और दान में भी ग्रहण के अनुसार आप दान भी कर सकते हैं, खासकर चंद्रमा और शनि से संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे चावल हो गया, कपूर हो गया, दूध हो गया, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद पुष्प, मोती, आपके पास चांदी है, ये सब चीज़ों का भी आपकी व्यवस्था जैसी हो। आप काले जूते का, काला तिल, काला उड़द और तेल का, है ना, और कपिला गाय या श्यामा गाय का, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ऐसा नहीं कि हमने जो अभी सुना तो सभी चीज़ों का ही दान करना है। आपकी सामर्थ्य है तो ये करिए, और भी ज़्यादा आप दान कर सकते हैं, या तो जितनी जो समर्थ हो, समर्थ के अनुसार दान पुण्य इत्यादि कर सकते हैं। पर हाँ, ये ज़रूर कोशिश करिए कि जो भी दान करें उसमें थोड़ा दक्षिणा जरूर कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। देखिए, यहाँ समर्थ शब्द का जो उपयोग है ना, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसे समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। सामर्थ्य का मतलब है कि यदि आप 11 रुपये दान कर सकते हैं तो सामर्थ्य से कम दान करना भी दोष माना जाता है, और सामर्थ्य से ज़्यादा दान करना भी दोष का मतलब नुकसानदायक। सीधी सी बात है कि कोई भी काम हम करते हैं तो हम कोशिश करते हैं खूब अच्छा करें, तो दान पुण्य भी जितनी हमारी समर्थ हो उसके अनुसार खूब अच्छा करना चाहिए, हर एक काम को अच्छे से करना चाहिए। अब किसी की यदि सामर्थ्य है कि वो 101 रुपये कर सकता है, 1100 रुपये कर सकता है, 5100, 11,000 जो भी, तो उससे कम करना भी अच्छा नहीं है शास्त्रों के अनुसार, और ज़्यादा करना भी अच्छा नहीं। ज़्यादा करने जाएंगे तो समस्या हो जाएगी, कम करने जाएंगे तो भी दोष माना जाता है। भैया समर्थवान होते हुए भी नहीं कर रहे, क्योंकि शास्त्रों का ये भी तो मत है कि हमारे दशांश दान पुण्य और शुभ कार्यों में लगाना चाहिए। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार चीज़ों को कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, जिससे कल्याण होगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा या भगवान भोलेनाथ की जयकारा लगाइएगा और खूब स्मरण करिएगा। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।